मोदी जी का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जिसकी घोषणा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर रही थी वो कल ख़त्म हो गया। लेकिन मज़दूरों की जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हो रहा है, किस तरह से वो लोग पैदल घर जा रहे हैं, कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बुज़ुर्ग परेशान हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें, वो आना अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पर राहत पैकेज ख़त्म हो गया है। और राहत पैकेज की भी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहत पैकेज एक राहत तब लेके आता है जब इंसान को उसको देख के या उसे मिल के राहत मिले। पर कर्ज किसी भी तरह की भाषा में या देश में राहत किसी को नहीं दे सकता। हाँ, कुछ देर के लिए वो उनको एक बफर दे सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन सरकार ने एक तरह से हमारे यहाँ की जनता को एक लॉलीपॉप दे दी है और कहा है कि ये अभी आप चूसिए और वक्त आने पे हम आपसे सूद समेत वापस ले लें। कहानी कुछ इसी तरह की है। अब आज का वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज जबकि हमारे देश में युवा जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, हम लोग एक प्रगतिशील देश हैं और बहुत जल्दी डेवलपमेंट करने के लिए माने जा रहे हैं, बहुत अच्छी वर्कफोर्स है, लेकिन आज इस वक्त इस समय पे हमारा देश एक बहुत बुरी जंग से जूझ रहा है और वो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। अब हमारा देश का युवा जिसको कि आगे चल के बुद्धिजीवी बनना है, वो अगर इस तरह की जंगों में लगा रहेगा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा विकास जो हम देखना चाह रहे हैं हमारे देश में वो हो पाएगा। अब जो कि हर कोई कर सकता है घर में बैठ के, वही काम मैंने भी किया। जैसे जैसे घोषणाएं हुई मैंने सोचा कि यार इनको ज़रा गणित के रूप में सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसा क्या निकलता है, क्या हिसाब किताब बैठता है। तो वैसे ही कुछ हिसाब किताब आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो कई सारी घोषणाओं में से एक घोषणा ये थी कि पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें कि करीब करीब 20 करोड़ 20.5 करोड़ महिलाएं उसमें रजिस्टर्ड हैं और इसके लिए आवंटित किया गया था कुल मिला के जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस बार की गवर्नमेंट ही कर रही है वो ये कि हमको सपने दिखा रही है। खैर, बहुत कई लोग ये शुरुआत से कह रहे हैं कि ये सरकार से सपने दिखाती है। इसको इस तरह से समझिए कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमको बड़ी चीज़ों का लालच दिया जाता है, जैसे कि तुम इस क्लास में टॉप कर लोगे तो तुमको वीडियो गेम दिलवाएंगे। ये पहले हमारे टाइम में होता था, आजकल तो पता जाने क्या होता है। और कॉलेज में टॉप कर लोगे तो तुमको अच्छी बाइक दिलाएंगे। अब बाइक कौन सी होगी ये वो बच्चा डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेंगे उसके माता पिता, जो कि सही भी है। पर उसको इस कंटेक्स्ट में लेके अब ज़रा देखिएगा तो समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ जितना मज़ा मुझको आया इन चीज़ों को समझने में उतना ही मज़ा आपको भी आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिजीवी होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस कोशिश करिएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको उसी तरीके से समझें। मुझको ये बता के ब्लेम ना करें कि मैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी यही कहता हूँ कि इससे अच्छी गवर्नमेंट शायद अभी हमारे देश में मौजूद नहीं है। क्योंकि राजू का केस जिसमें कि वो अपनी बीवी को गाड़ी पे खींच के ला रहा था, उसमें तो हमने 3 तरह की सरकारें देखी थी ना। तेलंगाना की रीजनल पार्टी, महाराष्ट्र में ना अपनी शिवसेना और कांग्रेस की एनसीपी, और मध्य प्रदेश में हमारे मामा शिवराज सिंह की। तो 3 गवर्नमेंट हमने इस केस में भी देख ली। तो कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें आना बंद जब तक हो जाएंगी तब हम बात करेंगे। तो पीएम गरीब कल्याण योजना में करीब करीब 20 करोड़ महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए आवंटित किया गया था 10,025 करोड़ रुपए। अब जब आप इस आंकड़े को 20-20.5 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति एक इंसान के खाते में जाते हैं 500 रुपये। ठीक है, यही कमिटमेंट भी था, लेकिन सरकार हमको ये नहीं बोल रही कि एक एक के खाते में 500 रुपये जा रहे हैं। वो ये कह रही है कि हम डाल रहे हैं 10,025 करोड़ रुपए। देखना ना, बड़ी बात है। और 500 रुपये अगर आप ये बोल रहे हैं कि अरे कहा तो गया था कि 500 रुपये ही डालेंगे, तो भाई साहब अगर 500 रुपये में आपका घर चल रहा है तो चला लीजिए। क्योंकि राशन जो सरकार देने की बात कर रही है कि हम 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं और चावल दे रहे हैं और दाल दे रहे हैं, सब जगह नहीं मिल रहा है वो। उसकी भी तस्वीरें आई हैं सामने। आप मेरे को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जाइए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी कि कहाँ कितना राशन मिल रहा है। चाहे वो एमपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, सब जगह की लगभग एक सी कहानी है। कहीं पे कुछ मिल रहा है तो कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, कम ज़्यादा ख़त्म होना बंद नहीं हो रहा है। दूसरी जो घोषणा थी वो थी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, और इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग, और इसमें आवंटित किया गया है 3,950 करोड़ 0.35 रुपए। अब इस आंकड़े को जब हम गुणा भाग करते हैं, गुणा तो नहीं, जब भाग देते हैं, गुणा तो होगा ही नहीं क्योंकि सरकार ने पैकेज दिया है, जब हम इसको भाग देते हैं तो एक इंसान के खाते में गए हैं 1790 रुपए।
ये आंकड़ा फिर भी कुछ ज़्यादा है, 500 रुपये से थोड़ा राहत देने वाला है। पर अगर हम 1790 रुपये को कंसिडर करें, एक व्यक्ति के अकाउंट में गया है, तो जो सबसे छोटा कूलर मार्केट में अवेलेबल है उसकी कीमत है करीब करीब 1900 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के गरीब इंसान के लिए सबसे छोटा कूलर, जो कि गर्मियों में कहीं ना कहीं सबको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, वो सबसे छोटा कूलर हमारे देश के गरीब के लिए एक लग्जरी आइटम, जिसको अफोर्ड करना उसके लिए बहुत दूर की बात है। उसको करीब अपना 7-8 महीने की सेविंग लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो एक सबसे छोटा कूलर अफोर्ड कर पाएगा। ये हमारे देश की आज की सच्चाई। उसके बाद एक और उन्होंने बताया, अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि ट्रेन में हम लोगों ने खाना भी सप्लाई किया, जो श्रमिकों के लिए जो ट्रेन चली थी, उसकी भी वीडियो हमारे सामने आए कि कैसे उन लोगों ने वेंडिंग मशीन लूटी, कैसे उन लोगों ने खाना के लिए लूटपाट करी, आपस में झड़पें हुई, सब चीज़ें सामने ही। अगर ये खाना सब जगह सही तरीके से बटा होता तो शायद ये नौबत पैदा नहीं होती। पर हो सकता है, मैंने जैसा अपना पिछले वीडियो में बताया था, कि हमारे देश की जो सरकार है वो कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके के कारण हमारे यहाँ की जो खबरें हैं जो हमको सोशल मीडिया से पहुँच रही हैं वो इन तक नहीं पहुँच पाती। और शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का कि आप और मुझ जैसे लोगों तक ये सारी खबरें पहुँच रही हैं। देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के सबसे आसान अगर परिभाषा मैं आपको बताऊं तो वो ये कि डेमोक्रेसी में आप सरकार की निंदा कर सकते हैं। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप सरकार की निंदा कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पास एक तगड़ा अपोजिशन नहीं है जो कि सरकार के सामने ठोस रूप से सवाल रख सके। हम उसके आज लैक कर रहे हैं। अगर वो होता तो शायद कहानी कुछ और होती, शायद सरकार और ज़्यादा जवाबदेह होती। खैर, वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके बारे में बात करते हैं। पीएम किसान योजना, इसमें करीब करीब 8 करोड़ 19 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं और 16,394 करोड़ रुपए इसमें बांटा गया है। इसमें भी प्रति खाता 2,000 रुपये गए हैं। 2,000 रुपये का आंकड़ा मैंने भी आपको समझा ही दिया कि ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है और कितना कुछ आप इस 2,000 रुपये से खरीद सकते हैं। ये लिक्विडिटी बढ़ाने के तरीके सरकार ने बताए हैं। 2,000 रुपये से कैसी लिक्विडिटी आएगी, ये बचे हुए वीडियो में आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें कि बूढ़े लोग, वृद्ध लोग और जो अपाहिज लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वो लोग आते हैं। इसके अंतर्गत 2 करोड़ 81 लाख लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं और 2807 करोड़ रुपए अभी तक आवंटित किया जा चुका है, जो कि ट्रांसफ़र किया जा चुका है, और 3,000 करोड़ रुपए आवंटित है, मतलब थोड़ा बहुत बचा है। तो इसको जब हम भाग करते हैं तो वो भी कुछ 990-988 रुपये के आसपास कुछ आ रहा है। तो शायद 1,000 रुपये का आंकड़ा ये पहुँचेगा। और 1,000 रुपये एक वृद्ध व्यक्ति के लिए शायद बहुत होता हो, जबकि आज के हमारे देश में दवाइयों की कीमतें क्या हैं, डॉक्टरों की फीस क्या है, सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, वो किसी से छुपी नहीं है। खैर, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। जो सरकार हमें बता रही है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं महिला पीएम जनधन योजना, जिसके अंतर्गत 20.5 करोड़ महिलाएं हैं और करीब करीब 2 करोड़ शहरी महिलाएं भी हैं जो कि इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुकी हैं। इसमें आवंटित किया गया और जो ट्रांसफ़र किया गया है डीबीटी के थ्रू, वो है 20,266 करोड़ रुपए। और जब हम इसको भाग करते हैं तो भी आता है कुछ 988 रुपये। तो ये आंकड़ा 1,000, 1,500, 2,000 के आसपास ही है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है और शायद जाएगा भी नहीं। अब अगर आप मुझसे अभी इस पॉइंट पे ये सवाल करने की सोच रहे हैं कि नमन भैया, बात ऐसी है कि सरकार कम से कम 2,000 रुपये तो दे रही है, तो अगर आप कुछ अपनी उंगलियां चलाएंगे टिकटॉक के अलावा हमारे गूगल भैया पे और सर्च करेंगे अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के बारे में, जहाँ पे कि मुझे पता है कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके राहत पैकेज की जब हम बात करेंगे तो वो लोग हज़ारों रुपए की संख्या में वहाँ के बेरोजगारों को, वहाँ के किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिना ये बोले कि ये रकम हम आपसे वापस लेंगे। आप लोग सर्च कर सकते हैं। पर गाली देने वाले लोग तो गाली देंगे ही, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चीज़ समझ में नहीं आती और उनको समझाना मेरा काम नहीं। इसके बाद वही रेलवे का फेयर की तो बात चली है कि 85% फेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे किया है। हो भी सकता है पे किया हो, पर कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि वहाँ पे पेमेंट नहीं किया गया है और हमारे मजदूर भाइयों ने वहाँ पे 1,000 रुपए की टिकटें खरीदी। ठीक है, हो सकता है वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, बोल सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम तो हैं ही गलत। इसके बाद EPFO की बारी। ये जो आंकड़ा है इसने मुझे बहुत मतलब आपको समझना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि इसमें EPFO से 12 लाख लोगों ने पिछले 2 महीनों में 3,360 करोड़ रुपए विड्रॉ किए। पिछले 2 महीनों में
12 लाख लोगों ने। जब हम इसको भाग देते हैं तो आता है प्रति व्यक्ति 28,000 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है। पर अगर मैं आपको ईपीएफओ का गणित समझाऊं सरकार की भाषा में, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। वो होता है 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का। इसका मतलब 28,000 रुपये जो मैंने अपने ईपीएफओ से निकाले, उसमें से 14,000 रुपये तो मेरे खुद के ही थे। तो उसको सरकार ये कैसे कह सकती है कि ये पैसा उसका है? वो पैसा तो मेरा था। अब बचा हुआ 14,000 रुपये जो मैंने अपना अकाउंट से निकाला है, वो सरकार ने दिया है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अब अगर मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूं, प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हूं, तो यहां पे जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे प्राइवेट कंपनी सीटीसी और नेट इनकम जो कि इन हैंड आती है, उसका खेल कैसे घुमाती है, और कैसे जो कि 12% एम्प्लॉयर को भरना चाहिए वो भी हमारी जेब से ही निकाल लेती है। तो कई लोगों के लिए तो ये जो 28,000 रुपये जो निकाला है इन्होंने, जो प्रति व्यक्ति खाते में गया है, वो पूरा का पूरा एक प्राइवेट कर्मचारी का ही है, जो उसी की तनख्वाह से एक पीरियड ऑफ टाइम तक कटा है और अब वो उसने निकाल लिया है। ये उसी तरह है कि मैंने महीने की 500 रुपये की बचत करके साल के 6,000 रुपये जोड़ के बैंक में जमा किया, और जब मैंने 13वें महीने में जाके वो 6,000 रुपये निकाले, तो बैंक मुझे ये कह रहा है कि देखिए हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। मतलब क्रेडिट बैंक ले रहा है, जबकि वो पैसा मेरा ही था। ये कुछ उसी तरह की खेल हुआ है। खैर ठीक है, अब इसमें भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, और ईपीएफओ को लेकर एक और घोषणा हुई थी कि अब 12% की जगह 10% एम्प्लॉय मिलाएगा, 14% सरकार मिलाएगी। जो 2% का फायदा है वो कर्मचारी को मिलेगा, मतलब उसके हाथ में ज्यादा कैश जाएगा। अब जरा इस गणित को भी आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए औसतन सैलरी 10,000 रुपये है एक कंपनी में। अब 10,000 रुपये में से 12% जो व्यक्ति देता था, मतलब वो हो गए 1,200 रुपये के करीब करीब। अब 1,200 रुपये में से सरकार ने कहा कि भाई साहब इसका 2% हम देंगे, आप इसकी 10% ही काटो। ठीक। अब बंदे के हाथ में महीने के कितने पैसे बढ़ गए? 200 रुपये। 10,000 रुपये तनख्वाह होने के बाद 200 रुपये उसके हाथ में बढ़ गए हैं। अब उस 200 रुपये में वो क्या क्या करेगा भगवान मालिक है। मतलब गणित में जाओ तो सब असलियत समझ में आती है कि क्या चल क्या रहा है। इसके बाद 4.25 लाख करोड़ रुपए का लोन जो कि हमारे किसान भाइयों ने लेकर रखा था, उसके लिए उनको 3 महीने की राहत दी गई है, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जून या जुलाई में खत्म हो रही है। एचडीएफसी बैंक की, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि 1 जून से आपको बैलेंस जो है मेंटेन करना है और आपकी किस्तें भी कटेंगी। तो अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को सही रखना चाहते हो, तो आप अपनी किस्तों का पेमेंट टाइम से करें। कहाँ से करेगा इंसान जब काम ही नहीं चल रहा है? तो मुझको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन हो सकता है हमारी सरकार ने इसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के रखा हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो करीब 86,600 करोड़ रुपए का लोन किसानों ने मार्च अप्रैल में निकाला था, जिसमें से कि 63 लाख लोन एक्सेप्ट हुए हैं। अब यहाँ पे गणित देखिए, जब हम इसको भाग करते हैं तो आता है 13,786 रुपये। मतलब एक किसान के पास आया करीब 14,000 रुपये। अब 14,000 रुपये में अपने उसको पूरी खेती निपटानी है एक सीजन की। पता नहीं कैसे करेंगे, हो सकता है उनके पास भी कोई जादू की छड़ी होगी जो वो घुमाएंगे और सारे काम हो जाएंगे। हम इस बारे में नहीं पढ़ सकते। इसके बाद एक हमारे देश में योजना है मुद्रा शिशु लोन। इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। अब याद रखिएगा, यहाँ से लोन की बात चल रही है। तो इसमें सरकार ने आवंटित किया है 1,500 करोड़ रुपए, जो कि लोगों को मिलेंगे। 3 करोड़ लोगों को वो मिले। इसको जब हमने भाग दिया तो सीधा सीधा जवाब आ गया सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये में आप अपने शिशु का कल्याण कर लीजिए, जो कि लोन है, बाकायदा आपको सूद समेत वापस करना है। अब जब इतनी बात हो ही रही है तो थोड़ी सी बात करते हैं पीएम केयर की। अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने कितना कंट्रीब्यूट किया, तू सवाल उठा रहा है। भैया मेरे घर में बजट अगर बनता है कि हमको इस महीने इस चीज़ पे इतना खर्चा करना है, मैं उसमें भले कंट्रीब्यूशन ना दूं, लेकिन अगर मैं नाप शनाप खर्चा करता हूं तो मुझ पर सवाल होता है। इसीलिए मैं सवाल उठा भी सकता हूँ। बाकायदा मैंने वैसे डोनेशन किया है। हाँ, तो माइग्रेशन लेबर जो कि पीएम केयर के हिसाब से जिसको फंड एलोकेट किया गया है वो है 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से हम गणित भिड़ाते हैं। तो 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से हमारे देश में है करीब करीब 14 करोड़ लेबर। ठीक है, और अगर हम उसको आज के ILO, उसके बाद CMIO और NGO जो भी हैं बाकायदा, उनके हिसाब से देखें तो करीब करीब 22 से 23 करोड़ आज की डेट में हमारे देश में माइग्रेंट लेबर है। अब 1,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं,
अगर हम इसको आज की हमारी जो मानी हुई संख्या है उससे ना डिवाइड करके 2011 की उस अंक से, जो कि है करीब करीब 14 करोड़, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो प्रति व्यक्ति रुपए आते हैं वो आते हैं 71 रुपए 42 पैसे। जी हाँ, 71 रुपए 42 पैसे। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ जो कहा जा रहा है, जो कि हमें सुन के लगता है वाह कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसकी आखिर असलियत क्या है वो इस तरह से हमको समझ में आती है। 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 50,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए, जिनकी कीमत है करीब करीब सरकार के हिसाब से 4 लाख रुपए प्रति वेंटिलेटर। अब थोड़ा सा हमने फिर से गूगल किया तो पता चला कि जो डिजिटल वेंटिलेटर है उसकी मिनिमम कॉस्ट पड़ती है करीब करीब 40 से 50,000 रुपए और मैक्स टू मैक्स जाती है 9 लाख तक। दूसरे तरह के होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर, इनकी मिनिमम होती है 1 से 1.5 लाख रुपए कॉस्ट और मैक्स टू मैक्स ये भी 9 लाख जाता है। तो अगर हम इसको रेंज के हिसाब से अपने आप को, अगर हमको वेंटिलेटर की संख्या बढ़ानी है तो हम इसको 4 लाख से और कम भी कर सकते थे, लेकिन सरकार ने शायद कुछ और सोचा होगा, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। 100 करोड़ रुपए सरकार ने बाकायदा कोविड-19 की रिसर्च के लिए भी एलोकेट किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसने अकेले ने अपनी यूनिवर्सिटी में 125 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं उस पर रिसर्च के लिए। तो आप सोच लीजिए कहाँ हम हैं और कहाँ वो हैं। तुलना करना ज़रूरी है, क्योंकि तुलना करने से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, इसलिए तुलना को गलत नहीं मान सकते। अच्छी खबर इन सब चीज़ों के बीच में एक ये आई है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का मिला जुला एक संगठन है, उसने करीब करीब $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ रुपए का लोन भारत को दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। इससे हमारे देश को आर्थिक सहायता मिलेगी और ये एक तरह का लोन है, मैं बाकायदा आपको बता दूं, ये भी चुकाना है। खैर जो भी है, अब आप इस समय की हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जबकि मजदूर जूझ रहा है, गरीब परेशान हो रहा है और मिडिल क्लास तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो ना तो पैसा मांग सकता है और ना वो पैसा खर्च करने की स्थिति में है। ना वो गरीब है ना वो अमीर है, वो एक मिडिल क्लास। तो एक बीपीएल कार्ड होल्डर जिसकी मंथली इनकम अगर हम आके, जो कि 5 साल से 5 साल में बढ़ती है, वो बढ़ती है करीब करीब 10 रुपए। जी हाँ, अगर 2014 में उसकी मासिक आय मिनिमम 500 रुपये रखी गई थी, तो 2019 में उसको बढ़ा के 510 रुपये किया गया था। जी हाँ, बीपीएल के ऊपर आते हैं, हम बात करते हैं अपने लेबर की। तो लेबर की जो यही इनकम 5 साल में बढ़ती है, वो बढ़ती है करीब करीब 50 रुपये। एमएलए की हम बात करें, ये मेरे को सबसे पसंद होता है। एमएलए के पहले हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं। एम्प्लॉयर की हम बात करें तो उसकी तनख्वाह बढ़ती है 4 से 60%, एमएलए की बढ़ती है 40 से 70%, सांसद की तो 200 से 500%, और ये तो अपने हिसाब से अपनी बढ़ा लेते हैं, जब बढ़ानी हो तब एक बिल पास किया, जान दो ही है। कॉर्पोरेट की बढ़ती है 25 से 75%। तो ये कुछ नंबर हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए जब हमसे बात की जाती है कि हम एक इंसान के खाते में 500 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके लिए तारीफ भी बटोरी जाती है आर्थिक पैकेज बताने के नाम पे। तो हमें पता होना चाहिए कि किस इंसान की कितनी तनख्वाह बढ़ा रही है सरकार, और उसी के अगेंस्ट में एक मजदूर को, एक गरीब इंसान को कितना पैसा दे रही है सरकार। ये सब बातें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, तब तक हम खुद भी इस बारे में समझ नहीं पाएंगे कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है। हो सकता है सही भी हो रहा हूँ, मैं गलत हूँ, क्या कर सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, सरकार उनको पैसा दे रही है कि आप इस तरीके से काम करिए, वो भी लोन। तो अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुकी है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्यों लाचार है वो भी समझ लीजिए। पिछले 2 महीने से जीएसटी बंद है। जीएसटी करीब करीब 40% हिस्सा रखता था स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में, जो कि नहीं हुआ। इसके बाद वैट, पेट्रोल डीजल बिल्कुल ना के बराबर आजकल लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि घर से ही नहीं निकल रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल ना के बराबर डल रहा है। उसका जो योगदान था वो था करीब करीब 21%, जो कि बंद है। तो वहाँ से 40% जीएसटी गया, वैट गया 21%। शराब, सरकार ने छटपटाहट में इस चीज़ को चालू करने की कोशिश करी कि हम इसको खोल देते हैं ताकि हमको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे ये लोग और हमको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, तो वो भी बंद हो गया। इसका शेयर था 12%, और इसको बंद करने का तो सबसे अच्छा तरीका अपनाया गया। शराब के ठेकेदारों ने मिलकर मीटिंग कर ली, भोपाल की मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस तरीके से नहीं खोल सकते। सबसे अच्छा किया। इसके बाद प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का परसेंटेज था 11, जो कि बंद है, और गाड़ियाँ जो कि खरीद आजकल हो नहीं रही है, उससे भी टैक्स करीब करीब 5% आता था, जो कि बंद है। तो सरकार की जो इनकम है देखा जाए
तो ठप्प पड़ी हुई है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, और अगर उसको पैसा चाहिए तो एकमात्र सहारा है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और पैकेज अलॉट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, वो है 6500 करोड़ का, कि आप लोग किसानों से डायरेक्ट उनके अनाज खरीदिए ताकि किसान के पास पैसा पहुंच सके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गणित लगाइए कि 6500 करोड़ रुपए 28 राज्यों को बांटने होंगे अपने आपस में, और उसके बाद उन्हें किसानों से खरीदनी है फसल। क्या 6500 करोड़ रुपए काफ़ी होगा? ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा गुणा भाग आप खुद भी कर सकते हैं। अब बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो अभी तक की सबसे ऊंची दर पे है 30%। परसों नरसों की बात है, दिल्ली से खबर आई थी कि जोमेटो ने भी अपने यहाँ के 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी सच स्वीकारने की कंडीशन में शायद है नहीं, इसीलिए इतनी परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। कृषि कर्ज देने की बात की जा रही है मार्केट में। कृषि कर्ज तो हर साल दिया जाता है, इसको आप कोरोना वायरस के राहत पैकेज से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? नाबार्ड जो कि हर साल लोन दिया करता था, इस साल भी उसने 30,000 करोड़ का लोन आवंटित किया है, और वो हर साल देता था, लगभग यही फिगर देता था, इस साल भी देता है। तो कैसे आप उसको कोरोना वायरस के राहत पैकेज में जोड़ रहे हैं, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। एमएसएमई की बात बहुत चल रही है इस दौर में कि इनका जो स्लैब है वो चेंज कर दिया गया है, काफ़ी लोन दिया जा रहा है, बगैर गारंटी के लोन दिया जा रहा है, मतलब सरकार गारंटी लेगी। अब जाते जाते ना आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि एमएसएमई में सरकार ने कहा है कि हम 20% हम देंगे, 80% ओनर का रहे। पहली बात तो कि मार्केट में पैसा बचा नहीं, ठीक है। बैंक जो है पहले ही लोन नहीं देते थे, मैंने आपको बताया, मुझको ही लोन नहीं मिला, तो आगे पता नहीं कैसे लोन देंगे, क्योंकि जो ये वाले लोन रहते हैं इनका बहुत बड़ा चांस रहता है कि ये एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये घाटा देके जाएंगे। तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है इसमें, तो बैंक भी इसको देने में थोड़ा सा कतराते हैं। चलिए ये बात भी हो गई, फिर भी लोन मिल गया, पैसा मैंने लगा दिया, 80% पैसा मैंने लगाया। अब काम कैसे किया जाता है कि लोन को आप अलग अलग तरीके से, जो आपको पैसा मिला है उस पैसे को अलग अलग तरीके से आप खर्च करेंगे, पैसा जनरेट करेंगे, और फिर आप लोन का रीपेमेंट करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, मार्केट में पैसा बचा नहीं, लोगों ने अपनी सेविंग्स जो है वो पूरी तरह से खर्च कर ली। अब अगर मैं अपना कोई काम शुरू करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, और मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट उतारता हूँ, पहली बात तो लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो उस चीज़ को खरीद सकें। जब वो खरीदेंगे नहीं तो मेरा पैसा निकलेगा नहीं, मेरा पैसा निकलेगा नहीं तो मैं आखिर बैंक को लोन का रीपेमेंट कैसे करूँगा, ये बात सोचने वाली है। लेकिन इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों को सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए सुनाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, और वो कैसे खर्च किया जा रहा है आप ये भी देखिए। वही पैसा वो आपको देके फिर आपसे दोबारा सूद समेत वापस भी लेंगे। ज़बरदस्ती का आपको एक सपना दिखाया जा रहा है कि आप लोन लीजिए और अपने आप को पटरी पे लेके आइए। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का ये एक तरीका सही है, ताकि लोगों की जेब में पैसा पहुंचे, लिक्विडिटी बढ़े और पैसा लोग खर्च कर सकें, एंड कंज्यूमर पैसा खर्च कर सके, जिससे कि डिमांड बढ़े और सप्लाई चेन जो है पटरी पे आ सके। लेकिन ये कहाँ तक सही होगा ये मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, ना कोई और बता सकता है। कुछ सवालों के जवाब आने वाले समय के गर्भ में हैं, और वो हमको बता भी देगा ये जो योजनाएं हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। बस आज के इस गणित की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप भी इन चीज़ों को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे भविष्य में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।